हेलो नमस्कार। हम लोग जो है अभी बीपीएससी के प्रीलिम्स का जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन टेप पैट क्वेश्चन को देखते हैं। तो उस सीरीज में जो है हम लोग 2 वीडियो पीछे बना चुके हैं और 50 क्वेश्चन अभी तक हम लोग देख चुके हैं। ये हिस्ट्री का अभी एक सीरीज चल रहा है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 51 नंबर से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम का उपयोग किया था? तो गुलरुखी उपनाम का उपयोग किसने किया था? पहला प्रश्न है, ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, दूसरा ऑप्शन है अलबर्नी, तीसरा ऑप्शन है फिरदौसी और चौथा ऑप्शन है अमीर खुसरो। मजे की बात है जो इन चारों ऑप्शन में से कोई जो है इसका आंसर नहीं है। यह जो है सिकंदर लोदी के द्वारा गुलरुखी उपनाम या तखल्लुस से फारसी भाषा में छंदों की रचना की थी। इसका सही आंसर होना चाहिए सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो शासन किया था कब से कब तक? 1489 से 1517 ईस्वी तक। ये भी आपको याद है। सिकंदर लोदी के बारे में अगर जानना है, देखिए लिखने से अच्छा है मैं बोलता हूँ, क्योंकि लिखने में टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी है। तो सिकंदर लोदी जो थे मोहम्मद लोदी का पुत्र था और उसका मूल नाम जो था वो निजाम खान था। सिकंदर लोदी 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसाया था और अपनी राजधानी को जो है दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया था। ये सवाल बार बार पूछा भी जाता है। सिकंदर लोदी गुजरात के महमूद बेगरा और मेवाड़ के राणा सांगा का जो था समकालीन था। सिकंदर लोदी के द्वारा ही माप की एक इकाई शुरू की गई थी जिसे कि गज ए सिकंदरी कहा जाता था। नागरकोट के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर को उसी के द्वारा नष्ट किया गया था। सिकंदर लोदी जो है एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था लहजत ए सिकंदरी। ये भी याद रखिएंगे, लहजत ए सिकंदरी। और सिकंदर लोदी के आदेश पर जो है चिकित्सा में एक संस्कृत ग्रंथ का फारसी में फहरंग ए सिकंदरी नाम से अनुवाद किया गया था। ये भी ध्यान रखें। मजे की बात है ये जो सिकंदर लोदी जो भी काम किया अपने नाम के पीछे सिकंदर लगाया है। और उसने अपने पिता के समाधि भी बनवाई है। तो पिता की समाधि कहाँ पे? तो दिल्ली में बनवाई है। आगे चल के 1517 ईस्वी में जो है इसका निधन हो जाता है। ये बीमार पड़ गए थे, बीमारी के कारण इनका निधन हुआ था। अब बीमारी किस बीमारी से निधन हुए इसकी कोई जानकारी नहीं। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन तो चारों ऑप्शन में से कोई नहीं है, यानी इसका आंसर सिकंदर लोदी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के कोल्हुआ में एक सिंह स्तंभ का निर्माण कराया था? कोल्हुआ। ऑप्शन है बृहद्रथ, कौशल देवी, धनानंद और अशोक। अब मुजफ्फरपुर जिले के कोल्हुआ में एक सिंह स्तंभ के निर्माण की बात है। कोल्हुआ जो है एक प्रसिद्ध बौद्ध उत्खनन स्थल है, सबसे पहले ये जान लीजिए, जो कि लगभग पटना से लगभग 65 किलोमीटर जो है। मुजफ्फरपुर किधर पड़ता है? मुजफ्फरपुर जिले पटना के उत्तर और पश्चिम इलाके में कोल्हुआ स्थित है। सम्राट अशोक ने जो है कोल्हुआ में सिंह स्तंभ द लायन पिलर का निर्माण कराया था। और तो इसका ऑप्शन आंसर तो हो जाएगा सम्राट अशोक, लेकिन इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं कोल्हुआ के बारे में। कोल्हुआ में एक ईंट स्तूप के पास अवस्थित यह स्तंभ जो है ये अशोक मतलब बुद्ध के अंतिम उपदेश का कीर्तिगान करता है। और ये जो स्तूप बना हुआ है ये लाल बलुआ पत्थर के उच्च पॉलिशदार एकात्मक खंड से बना है, जिसके ऊपर की घंटी के आकार का शीर्ष है। स्तंभ के ऊपर सिंह का पूरा आकृति रखी गई है। और यहाँ पे एक छोटा तालाब भी है जो जिसे कि रामकुंड के नाम से जाना जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है जो विद्रोही
इन विद्रोहों, आंदोलन, विद्रोहियों का सही कालानुक्रम क्या है? अब कौन कौन सा है भाई? तो इसमें है नोनिया, भूमिज, टाना भगत, लोटा। सबसे पहले इनका कालक्रम की बात हो रहा है। तो कालक्रम हो रहा है तो सबसे पहले ये जितना भी है, मतलब 4 ऑप्शन है, सब में तो नोनिया, भूमिज, टाना भगत, लोटा, इस सब कब कब ये विद्रोह हुआ है ये जानना जरूरी है, तभी ये ऑप्शन को आंसर क्वेश्चन को बना पाएंगे। नोनिया विद्रोह की अगर हम बात करें, नोनिया विद्रोह, तो नोनिया विद्रोह जो है यह 1770 से 1800 ईस्वी में बिहार के उन स्थानों पर उभरा जहां की सोरे का उत्पादन किया जाता था। बिहार के सोरे वाले उत्पादन वाले इलाका जैसे हाजीपुर, तिरहुत, सारण और उत्तर पूर्व के मतलब पूर्णिया क्षेत्रों में नोनिया जाति द्वारा जो है सोरे का उत्पादन किया जाता था। सोरे का इस्तेमाल जो है मुख्य रूप से विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता था, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन समूहों का शोषण किया, जिसके कारण इन लोगों ने खुद को विद्रोही समूह में संगठित कर लिया और विद्रोह किया था। तो ये हो गई बात आपको 1770 से 1800 ईस्वी में, ठीक। नोनिया की बात। अब नोनिया की बात, अब हम बात करते हैं भूमिज की। ये 1770 से 1800। अब भूमिज विद्रोह जो है यह 26 अप्रैल 1832 को तब शुरू होता है जब बीरभूम के दीवान की हत्या कर दी गई और गंगा नारायण सिंह ने इसमें जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन 7 फरवरी 1833 को ठाकुर चेतन सिंह द्वारा जो है उनकी हत्या कर दी गई और विद्रोह का प्रभाव जो है ये अभी झारखंड वाला जो है सिंहभूम और बीरभूम वाला इलाका वो था। मेनली इस विद्रोह का, भूमिज विद्रोह का कारण जो है अंग्रेजों द्वारा जो है भू राजस्व में वृद्धि करना था। तो नोनिया हो गया 1770 से 1800, भूमिज हो गया 1832, 26 अप्रैल 1832 को। क्षेत्र भी आपको बता दिए, झारखंड के सिंहभूम, बीरभूम वाला इलाका। अब बात है ताना भगत। ताना भगत आंदोलन जो है उराव जनजाति के द्वारा जो है वर्ष 1914 में छोटा नागपुर के उराव के मध्य, छोटा नागपुर में एक जगह है उराव, छोटा नागपुर कहाँ? झारखंड। उराव के मध्य जो है इस आंदोलन की शुरुआत होता है और यह आंदोलन जो अनिवार्य रूप से धार्मिक था और बिरसा आंदोलन का विस्तार इसे माना जाता है। जतरा भगत आंदोलन के प्रमुख नेता थे आपको ये भी थे, जतरा भगत का भाई था बलराम भगत, भिखू भगत, शिबू भगत, ये सभी उनके प्रमुख नेता थे। लेकिन मेनली जतरा भगत नाम रखना है। ताना भगत आंदोलन का जो है प्रमुख नेता जतरा भगत थे। तो ये कब हुआ? 1914 में ताना भगत, ठीक है। 1700 से 1800, 1832 और ताना भगत 1914। अब लोटा की बात कर लेते हैं। लोटा विद्रोह, यह जो विद्रोह है, इस विद्रोह की शुरुआत आरा और मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों द्वारा किया गया था। और यह कब किया गया था? तो यह 1856 में किया गया था। 1856 में ब्रिटिश सरकार ने जो है क्या किया, जो पीतल के बर्तन को वापस लेने और मिट्टी के बर्तनों को प्रचलन में लाने का फैसला लिया। अब इस फैसले से कैदियों की धार्मिक भावनाओं पर प्रहार किया गया, क्योंकि पीतल उनका धार्मिक संवेदनाओं से जुड़ा था। नतीजा ये निकला कि शहर के लोगों की एक बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई और इसने जो है जेलों पर हमला कर दिया, जिसका परिणाम ये निकला कि ब्रिटिश सरकार ने अपना आदेश वापस लिया और फिर से पीतल के बर्तन का उपयोग करने की अनुमति दे गई। तो ये हो गया लोटा विद्रोह। कब? 1856। तो हो गया नोनिया के बाद भूमिज विद्रोह 1832 में, और उसके बाद लोटा विद्रोह 1856 में, और उसके बाद ताना भगत कब? ताना भगत 1914 में। तो इसका सही आंसर होना चाहिए नोनिया, भूमिज, लोटा, ताना भगत। नोनिया, भूमिज, लोटा, ताना भगत। तो इसका ऑप्शन डी होगा। डी नंबर देखिए, नोनिया, भूमिज, लोटा, ताना भगत, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र बिहार में 1857 का नेतृत्व करने वाला और अपने नेताओं को साथ सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है दिया है।
ऑप्शन है रोहतास अमर सिंह, नवादा नाना सिंह और हैदर अली सिंह, जगदीशपुर हैतम सिंह, छपरा अहमद अली खान। ये तो सही ही लग रहा है सब भाई। रोहतास से जो है 1857 के विद्रोह में जो है नेता थे अमर सिंह, ये बिल्कुल सही है। नवादा से जो है नाना सिंह और हैदर अली, ये दोनों नेतृत्व कर रहे थे, ये भी बिल्कुल सही है। जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह, ये दोनों कर रहे थे। कुंवर सिंह और कुंवर सिंह के भाई थे अमर सिंह, ये कर रहे थे। हैतम सिंह जो है ये अरवल के क्षेत्र से कर रहे थे, अरवल के क्षेत्र से। सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है सी सुमेलित नहीं है, ठीक है। अच्छा, बात करें छपरा से, तो छपरा से मोहम्मद अली खान नहीं बल्कि कौन कर रहा था? ये भी रॉन्ग है भाई, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि मोहम्मद अली खान जो है ये जहानाबाद से कर रहे थे, और छपरा से जो है, छपरा से तो नेतृत्व कर रहे थे मोहम्मद हुसैन खान, तो ये भी गलत है, ठीक है। एक बार मैं बोल रहा हूं, आप सुन लीजिए। रोहतास से अमर सिंह कर रहे थे, पटना से पीर अली खान और अली करीम कर रहे थे, जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह कर रहे थे, नवादा से नाना सिंह और हैदर अली कर रहे थे, जहानाबाद से अहमद अली खान कर रहे थे, राजगीर से मेहदी अली हसन, हुक्कू सिंह, मुनकू सिंह, ये लोग कर रहे थे, छपरा से मोहम्मद हुसैन खान कर रहे थे, अरवल से हैतम सिंह कर रहे थे। ध्यान रखिएगा, इसी में से घुमा घुमा के प्रश्न पूछते रहता है। तो ये दोनों गलत है, जगदीशपुर और छपरा। अगर पहले जैसे बीपीएससी का पैटर्न रहता तो इसका ऑप्शन ई होता। अगला प्रश्न, लियाकत अली ने, अगला प्रश्न है 55 नंबर, क्या है भाई? लियाकत अली ने किस स्थान पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया? लियाकत अली, तो लियाकत अली, अब ये मैंने जो बताया वो तो बिहार वाले बताया था, बिहार में 1857 में क्रांति में कहां का, तो ये बात है कहां का? बिहार का एक ही ऑप्शन है, ओनली आरा, ठीक है। तो आरा जगदीशपुर वाले इलाका ही पड़ता था, शाहबाद वाला क्षेत्र। अब देखिए, तो इसका जो 1857 का विद्रोह जो है, यहां पे प्रमुख क्षेत्रों को भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो इनमें जो है लियाकत अली का जो नाम है, ये लियाकत अली जो नेतृत्व कर रहे थे, तो ये इलाहाबाद वाला इलाका से कर रहे थे। जैसे बिहार में कुंवर सिंह को प्रमुख मानते हैं ना, जो भारतीय नेतृत्वकर्ता कौन था बिहार में, तो कुंवर सिंह का नाम डालते हैं। दमनकर्ता कौन था, तो विलियम टेलर था। कुंवर सिंह वाले बिहार में कौन था ब्रिटिश विद्रोही दमनकर्ता, तो विलियम टेलर था। इसका ऑप्शन तो हो जाएगा आपको इलाहाबाद, लेकिन जान लेते हैं। दिल्ली से एक बार देखिए, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 1857 में नेतृत्व कौन कर रहे थे? बहादुर शाह द्वितीय, वही थे लास्ट ये मुगल साम्राज्य, वही कर रहे थे। और उसके दमनकर्ता जो था, दमन किसने किया था? जॉन निकोलसन ने दमन किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल नेतृत्व कर रही थी, लेकिन दमनकर्ता कौन था वहां पे? हेनरी लॉरेंस थे। कानपुर से नाना साहब कर रहे थे नेतृत्व 1857 की क्रांति में, और वहां पे दमनकर्ता कौन थे? तो कॉलिन कैंपबेल थे। झांसी और ग्वालियर, झांसी से लक्ष्मीबाई नेतृत्व कर रहे थे और ग्वालियर से तांतिया टोपे, इन दोनों का जो है दमन किया था जनरल ह्यूज रोज। बरेली से खान बहादुर खान, इसका दमन करता था कॉलिन कैंपबेल, जो कि नाना साहब को भी दमन किया था। इलाहाबाद और बनारस दोनों जगह पे नेतृत्व कर रहे थे मौलवी लियाकत अली। जैसे कि विद्रोह दमनकर्ता जो थे इनके कर्नल ऑनसेल थे, और बिहार के बारे में आपको बताया ही, जो बिहार जो है बिहार से नेतृत्व कर रहे थे कुंवर सिंह, जो ब्रिटिश दमनकर्ता विलियम टेलर यहाँ पे थे। तो इसका सही आंसर इलाहाबाद हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 56 नंबर क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित में से किसे हड़प्पा कालीन मुहरों द्वारा चित्रित नहीं किया गया है? ठीक है, नहीं किया गया है। ऑप्शन है लोगों के
पोशाक, आभूषण तथा केश विन्यास शैली, धार्मिक विश्वास, कलाकारों और मूर्तिकारों का कौशल, लिपि। आपको बता दूं, जो हड़प्पा से प्राप्त मुहरे हमें जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो है उपयोगी जानकारी प्रदान करती है। ये जो मुहरे मिले थे, मुहरे सेलखरी पत्थर, टेराकोटा और तांबे से बनी हुई थी मेनली। कुछ मुहरा पर मानव और पशुओं की आकृतियां भी उत्कीर्ण दिखाई दिए थे। अधिकांश मुहरों पर जो है वास्तविक जानवरों की आकृतियां बनी हुई थी, जबकि कुछ और पौराणिक कथाओं में वर्णित जानवरों की आकृति भी बनी हुई थी। ये मुहरे जो आकार की, अगर मुहरों की आकार की बात करें तो आयताकार भी होते थे, गोलाकार भी होते थे या बेलनाकार भी। मुहरों पर एक चित्रात्मक लिपि खुदी हुई है अभी भी। अधिकांश मुहरों के पीछे की तरफ एक घुरी होती है जिसमें से एक छेद होता है, और इस मुहर को ऐसा माना जाता है कि इन मुहरों का उपयोग विभिन्न व्यापारिक संघों द्वारा मुद्रांकन के प्रयोजनों के लिए, मुहर के लिए किया जाता था, और इन मुद्राओं गर्दन या बाह में इसे पहन के रखा जाता था। अभी आप कभी गले वगैरह पे उस टाइम में जाते होंगे 10 साल 15 साल पहले, तो ये चीज जो गला व्यापारी रहते थे रखते थे इसी टाइप का। तो ये जितना भी बात किए हैं ये सारे का सारे है भाई। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किससे हड़प्पा का मुहरों द्वारा चित्रित नहीं किया गया? सबको किया गया है भाई। इसका आंसर ये होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न। बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली शुरू की गई थी, किसके द्वारा? वारेन हेस्टिंग द्वारा, रॉबर्ट क्लाइव द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा, फ्रैंकोइस डुप्लेक्स द्वारा। आपको बता दूं, जो बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई थी। दोहरी सरकार का अर्थ है प्रशासन का दोहरा प्रणाली, दोहरी प्रणाली। और यह प्रणाली जो है, अब मैंने बात किया रॉबर्ट क्लाइव की अवधि कब रहा? 1765 से 1772 की अवधि के दौरान जो है ये प्रचलन में रहा दोहरी प्रणाली। यह कंपनी के लिए एक बहुत ही फायदे का प्रणाली था, क्योंकि इसमें दायित्व के बिना अधिकार नहीं था। इस प्रणाली के तहत जो है बंगाल के प्रशासन को दो भागों में विभाजित किया गया, निजामत और दीवानी। दीवानी को ईस्ट इंडिया कंपनी को भुगतान किए जाने वाले राजस्व एकत्र करने का अधिकार प्रदान किया गया, तो वहीं निजामत को एडमिनिस्ट्रेशन का प्रशासनिक दायित्व जो है बंगाल के नवाब को सौंपी गई थी। और ये जो प्रणाली थी, दोहरी प्रणाली, इसके तहत जो है प्रशासन सैद्धांतिक रूप से कंपनी और नवाब के बीच विभाजित था। सैद्धांतिक रूप से, थियोरटिकल, लेकिन रियल में क्या था? रियल में ये कंपनी के हाथों में था। ध्यान रखिएगा, नवाब का कोई बात नहीं था। आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, जो बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए सर्वदलीय बैठक का नेतृत्व किया था। अब भाई किसने किया था? ऑप्शन है कुंवर सिंह, दूसरा ऑप्शन अनुराग नारायण सिंह, तीसरा ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद ने, चौथा ऑप्शन है शाह मोहम्मद जुबैर। आपको बता दूं, जो साइमन कमीशन ब्रिटेन के 7 सांसदों का एक समूह था, जिन्हें 1928 में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने और सरकार को सिफारिश करने के उद्देश्य से जो है भारत भेजा गया था। आयोग को मूल रूप से भारतीय वैधानिक आयोग का नाम दिया गया था। आयोग के अध्यक्ष जो थे सर जॉन साइमन के नाम पर जो है सर जॉन साइमन, तो साइमन जो थे ये अध्यक्ष थे, इसी के नाम पर जो है साइमन आयोग के रूप में जाना जाने लगा। हम लोग भी पढ़ रहे हैं। तो इसी की बात है, जो बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार किसने किया? तो भाई बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए जो है अनुराग नारायण सिंह के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी। ये चीज ध्यान रखिएगा। अनुराग नारायण सिन्हा के द्वारा जो है सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी। आंसर तो बी होगा। आयोग जो है कब आया बिहार भाई? आयोग 12 दिसंबर 1928 को पटना और 24 दिसंबर को रांची पहुंचा। तो इन दोनों जगहों पर इसका बहिष्कार किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न 59।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ठीक, बहुत सिंपल सा सवाल है। ऑप्शन है लॉर्ड एलिग्न, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड चर्चिल। अब भाई कब हुआ था भारत की कांग्रेस की स्थापना? सबको मालूम है कब, 1885 में। तो 85 में कौन था वायसराय? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 84 से 88 रहता है। लॉर्ड डफरिन के वायसराय कार्यकाल के दौरान की गई थी। लॉर्ड डफरिन आंसर हो जाएगा। डफरिन की क्या बारे में थोड़ा जान लीजिए। डफरिन जो थे कुछ और दूरदर्शी लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन के रूप में कांग्रेस का उपहास किया था। ये पूछा जाता है सवाल, याद रखना। डफरिन के कार्यकाल के दौरान ही तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, जिसके बाद ऊपरी बर्मा का अधिग्रहण कर लिया गया था। इसके अतिरिक्त जो है उनके कार्यकाल में टेनेट्स यानी काश्तकारों को उसके पट्टे पर वृहद सुरक्षा प्रदान करने के लिए टेनेंसी एक्ट पारित किए गए थे। ये भी याद रखने वाली बात है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न है 60 कि असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का कारण था। ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, चौरी चौरा कांड। बहुत तेजी सा सवाल है। असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ स्टार्ट? 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जो है देशव्यापी स्तर पर आयोजित पहला सामूहिक आंदोलन था। अब असहयोग आंदोलन की प्रमुख कारण जान लीजिए। शुरुआत के प्रमुख कारण जान लेते हैं। स्थगित वाला बात तो ऑप्शन में है, आपको पता भी है, बता भी देंगे। लेकिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत के प्रमुख कारणों पे देखा जाए तो शुरुआत के प्रमुख कारण में आप देख सकते हैं जालियांवाला बाग नरसंहार, और जिसकी वजह से जो है पंजाब में अशांति फैल गई थी, ये उसके कारण है। उसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सिद्धांत 1919 में जो है उससे लोगों में असंतोष था। रॉलेट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, ये सब क्या था? असहयोग आंदोलन की शुरुआत के प्रमुख कारण हुए। अब बात है असहयोग आंदोलन के स्थगित करने का कारण, सवाल भी वही पूछा है। तो आपको बता दूं, जो 5 फरवरी 1922 में कांग्रेस खिलाफत का एक जुलूस उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर निकाला गया था, जिसे क्या किया, कुछ पुलिसकर्मियों के व्यवहार से चिढ़कर भीड़ ने एक हिस्से द्वारा जो है उन पर हमला कर दिया गया, पुलिस पर हमला कर दिया। तो पुलिस भाई क्या करेगा? अभी भी देखो बिहार में लाठीचार्ज होता है। क्यों होता है भाई? क्योंकि ये लोग जहां पे नहीं रहता है फाउंडेशन, वहां भी जाने की कोशिश करता है। तो पुलिस क्या करेगा? लाठीचार्ज करेगा। तो जवाबी कार्रवाई में यहां भी जो है पुलिस जो है गोरखपुर में भी निहत्थे जुलूस पर गोलियां चला दी। तो गोलियां चला दी तो इससे और जो है उत्तेजित हो गए लोग, पूरे जुलूस उत्तेजित हो गया, और जुलूस ने उत्तेजित होकर पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। जब पुलिसकर्मी भागा वहां से, तो भागते भागते थाने में छिप गए। तो भीड़ ने क्या किया? उस थाने में ही आग लगा दी। भागने का प्रयास जो भी पुलिसकर्मी कर रहे थे उसको पकड़कर आग में झोंक दिया जाता था। तो इससे चौरी चौरा की ये जो घटना है, इससे लगभग 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे। तो महात्मा गांधी जी कांड के खबर जब उनकी कानों तक पहुंचता है तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं, और उन्होंने जो है गांधी जी आंदोलन के समय आंदोलन को जो है वापस लेने का फैसला कर लेता है। फैसला इसलिए करता है क्योंकि इसने अहिंसा की उस कठोर शर्त का उल्लंघन किया था जिसे उन्होंने सविनय अवज्ञा चरण के शुभारंभ और असहयोग आंदोलन को बनाए रखने के लिए निर्धारित किया था। तो इस सारे क्रक्स से अगर देखा जाए तो सभी चीज बात ये निकला, जो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। अपना सवाल क्या था? अपना सवाल था असहयोग आंदोलन की स्थगित करने का कारण। तो कारण डी हो जाएगा, चौरी चौरा कांड। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है 1883 में जब इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया तो उस समय वायसराय कौन था? ठीक है, इल्बर्ट बिल क्या था भाई? जान लेते हैं। इल्बर्ट बिल जो है एक विधायी अधिनियम था जिसे 1883 में लॉर्ड
रिपन उस टाइम के वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान लाया गया और इस बिल को सर सीपी इल्बर्ट ने तैयार किया था। इसीलिए इसका नाम जो है, इस विधायी अधिनियम का नाम इल्बर्ट, ठीक है। और इस बिल द्वारा बात यह था, जो भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का अधिकार प्रदान कर दिया गया था जिनमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। समानता की बात है। आपको बता दूं, जो इससे पहले यूरोपीय व्यक्तियों से संबंधित मामलों की सुनवाई केवल और केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही करते थे। तो इसका आंसर तो हो जाएगा 1883 में जब इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया, तो उस समय वायसराय कौन था? तो आंसर तो हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन। वायसराय रिपन जो वास्तव में एक भारतीय दंड संहिता से नस्लीय पूर्वाग्रह को समाप्त करना चाहते थे। बड़ा अच्छा आदमी था, बहुत काम किया है देश के लिए। इन्होंने देश में मौजूद कानूनों के लिए संशोधन का प्रस्ताव रखा और भारतीय न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों को जिला स्तर पर जो है आपराधिक मामलों में ब्रिटिश अपराधियों की सुनवाई करने के लिए अधिकार क्षेत्र की अनुमति प्रदान की। ये बहुत अच्छा बात हुआ, क्योंकि ये अनुमति पहले नहीं प्राप्त थी, जिसका परिणाम ये निकला कि भारत में रहने वाले यूरोपियों ने जो है इसे अपना अपमान समझने लगे और बिल के लाए जाने पर जो है ब्रिटेन के साथ साथ भारत में तीव्र विरोध हुआ। भारत में क्यों विरोध हुआ? क्योंकि ब्रिटिश निवासी जो रह रहे थे वो विरोध करने लगे। तो इसे तब जो है वापस ले लिया गया, लेकिन 1884 में इसे अत्यधिक समझौतों के साथ जो है पुनः लाया गया और अधिनियमित भी किया गया 1 साल बाद ही। तो संशोधित इल्बर्ट बिल जो है 25 जनवरी 1884 को आपराधिक प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 1884 के रूप में पारित किया गया था और यह जो है 1 मई 1884 को लागू हुआ था और अभी भी प्रचलन में हटाया नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ये कुछ पार्ट को नहीं हटाया है, लेके चला है अपने यहाँ पे डट से। अगला प्रश्न है, साफा होर आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ? साफा होर आंदोलन ऑप्शन है 1858, 1868, 1878, 1888। आपको बता दूं, जो साफा हर आंदोलन जो है इसे खेरवार आंदोलन भी कहा जाता है और यह जो है 1868 में भागीरथ मांझी के नेतृत्व में शुरू किया गया था। 1868, तो आंसर हो जाएगा 1868। लेकिन इसके बारे में और कुछ जानते हैं। खेरवार आंदोलन ने एक ईश्वर की अवधारणा का लोकप्रिय बनाया और इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था सामाजिक सुधार। भागीरथ मांझी ने खुद को संथालों के राजा और भगवान के प्रतिनिधि के रूप में घोषित किया और एक अलग संथाल राज्य की मांग भी की। वो चाहते थे कि संथाल जनजातियां दुष्ट बोंगा के लिए अपना बलिदान न दे। उन्हें उसी वर्ष जो है 1868 में ही उपद्रव को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन संथाल परगना के संथालों के बीच यह आंदोलन जंगल की आग की तरफ फैल गया। अब फैल गया तो क्या करेगा भाई ब्रिटिश लोग? तो उसने इस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ते हैं और वह वर्ष 1871 तक जो है यह आंदोलन सक्रिय रहता है और 1874 में बंगाल में हुए बड़े अकाल के दौरान भी उसने अपनी ये आंदोलन जो है अपनी गतिविधियां जारी रखी आंदोलनकर्ता द्वारा। साफा हर आंदोलन भी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दबाया गया था, लेकिन इसके दमन से पहले लोगों को यकीन नहीं था कि उनका उत्थान खुद को शुद्ध करने के लिए या शुद्ध आदमी के रूप में पुनः जीवित करने के लिए हुआ था। ये बात ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, भारत में सती प्रथा पर प्रतिबंध निम्नलिखित में से किस वर्ष में लगाया गया था? वर्ष वन लिख दिया है तो वर्ष ऑप्शन में है 1756, 1799, 1829 और 1858। सती प्रथा पर प्रतिबंध। आपको बता दूं, जो बंगाल सती विनियमन जिसने ब्रिटिश भारत के सभी क्षेत्राधिकारों में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। कौन लगाया भाई? बहुत ही अच्छे आदमी थे, विलियम बेंटिंग। 4 दिसंबर 1829 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा जो है ये बिल पारित किया गया था। तो इसका आंसर तो हो जाएगा 1829। अब
अब इस बंगाली सती रेगुलेशन से जो है सती प्रथा को मानव प्रकृति की भावनाओं को विरोध बताया। विनियमन द्वारा सती होने के लिए उकसाने वाले लोगों को सदोष मानव हत्या कल्पेबल होमिसाइड का दोषी घोषित किया गया। अच्छा, एक नाम आता है राजा राम मोहन राय का, नाम आपने बहुत अच्छे से सुना। तो राजा राम मोहन राय जो है सती प्रथा के विरोध मुखर अभियान करता थे और उन्होंने तर्क दिया कि वेदों और अन्य प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथों ने सती प्रथा को मंजूरी नहीं दिया है। वर्ष 1828 में भारत के गवर्नर जनरल बने लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने जो है बहुत अच्छा काम किया। सती प्रथा, बहु विवाह, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, ये जो प्रचलित जो सामाजिक बुराई थी इसको अंत करने में जो है राजा राम मोहन की मदद इनके द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। ज्यादा बात पे नहीं होनी चाहिए भाई। अगला प्रश्न है, चोल प्रशासनिक प्रणाली की सबसे अद्वितीय विशेषता थी। ऑप्शन है न्यायिक प्रणाली, नौसेना प्रणाली, राजस्व प्रणाली, ग्रामीण स्वायत्तता। अच्छा, चोल कहां था भाई? चोल देश जो है कावेरी नदी की उपजाऊ घाटी में कोरोमंडल तट के पास था। इसकी प्राचीन राजधानी उरैयूर, कहां पड़ेगा उरैयूर? तमिलनाडु में था। और चोल जो है दक्षिण भारत का सबसे दीर्घकालीन राजवंशों में से एक था। इसका कार्यकाल है ये 300 बीसी से 13वीं शताब्दी तक था। 1500 वर्ष की इस अवधि को 4 भागों में विभाजित किया गया है। पूर्वकालीन चोल, तमोयुग, मध्यकालीन चोल, उत्तरकालीन चोल। चोल राजाओं ने प्रशासन की अत्यधिक कुशल प्रणाली का पालन करता है। चोलों के 3 प्रमुख प्रशासनिक विभाग थे, जिनमें देखिएगा आपको केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार, स्थानीय सरकार, जो कि अभी भी है प्रचलन में, आप देख सकते हैं, है कि नहीं है? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय लोकल बॉडी, स्थानीय शासन। जिलों, कस्बों और गांवों के स्तर पर जो है स्थानीय प्रशासन चोल प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, ये याद रखिए। और उत्तर मेरूर शिलालेख चोल प्रशासन से संबंधित अधिक जानकारी देते हैं। चोल प्रशासनिक प्रणाली की सबसे अनोखी विशेषता फिर क्या निकला? अनोखी विशेषता ग्राम की लेकर की बात है, तो ग्राम स्वायत्तता या ग्रामीण स्वायत्तता इसका आंसर हो जाएगा, डी नंबर। अगला प्रश्न क्या है देखिए। 1857 का विद्रोह शुरू हुआ, कब शुरू हुआ भाई? ऑप्शन है 10 अप्रैल, 10 मई, 10 जून, 10 जुलाई। आपको बता दूं, वैसे याद ही होगा आप लोगों को। 1857 का विद्रोह 10 मई को मेरठ से शुरू हुआ है, और जहां पे तीसरे सैनिक ने नए कारतूस को छोड़ने से इनकार कर दिया है और अधिकारियों के खिलाफ स्पष्ट रूप से विद्रोह का ऐलान कर देता है। अंग्रेजों द्वारा जो है इसे सिपाही विद्रोह कहा गया है, लेकिन इस विद्रोह के बारे में बहुत सारे विद्वान ने दिए हैं, वो आपको सब हम बता चुके हैं। ऐसा सॉरी नहीं बताया, मतलब आप अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े हैं तो आपको बताओ। यह विद्रोह जो है 1857 वाला, ये अंग्रेजों की आक्रामक साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन था। वास्तव में अगर देखा जाए तो यह ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक संघर्ष था। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, 10 मई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार के लिए भारत आने वाले यूरोपियों का सही क्रम है? सबके बारे में आपको पता रहेगा तभी आप क्रम लगा पाएंगे। तो व्यापारियों के लिए जो भारत आने वालों यूरोपियों का सही क्रम जो है, तो पहले आया कौन? पुर्तगाली, उसके बाद आया डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांस। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी। व्यापार के लिए जो है मध्यकाल में भारत आने वाले पहले यूरोपीय पुर्तगाली थे,
जो कि गुजरात मार्ग के गाइड अब्दुल मजीद की सहायता से एक बहुत लंबी यात्रा कर जो है पहला पुर्तगाली कही और यूरोपीय वास्को डिगामा जो है 1498 में कालीकट के तट पर पहुंचता है। पुर्तगाली 1498 में भारत आते हैं और 1961 में वापस गए हैं। पहले आए हैं बाद में गए हैं। तो देखा जाए तो सबसे लंबे समय तक जो है क्या कहते हैं भारत में रहे हैं। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। 67 में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन नेहरू रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने वाली समिति का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है एमएस अनी, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू और वल्लभ भाई पटेल। को बता दूं ये जो है ना नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू रिपोर्ट ये जवाहरलाल नेहरू वाला नेहरू नहीं है, उनके नाम पे नहीं रिपोर्ट है, तो उनके नाम पे डैडी। फरवरी 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का गठन किया गया था। मोतीलाल नेहरू, इसलिए उसका नाम नेहरू। और इस समिति के सदस्य की जहां तक बात है तो इसमें तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, एमएस अनी, मंगल सिंह, अली इमाम, शोएब कुरैशी, जीआर प्रधान, ये लोग थे। रिपोर्ट में जो है स्वशासित डोमिनियन जैसे सरकार के स्वरूप की तर्ज पर भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की सिफारिश की गई थी। रिपोर्ट में जो है 19 मूल अधिकारों का सुझाव भी दिया गया था, जिनमें कि महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनानियों का गठन का अधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये सब चीज शामिल था। तो मसौदा तैयार करने वाली समिति का सदस्य कौन नहीं था भाई? एमएस अने था, तेज बहादुर सप्रू था। अब बात है कि ये जो दोनों था ना, ये दोनों बंदा नहीं था, ये विरोधी था इन चीजों का, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल। इसका ऑप्शन जो है ये होना चाहिए पहले बीपीएससी के पैटर्न पर अकॉर्डिंग, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो आइए, या पहले था 2 से अधिक, इस टाइप का प्रश्न ऑप्शन रहता था ना, तो वो हो जाता। मौर्य काल में सीता शब्द का क्या अर्थ था? मौर्य काल में सीता शब्द का क्या अर्थ था? ऑप्शन है एक धार्मिक संप्रदाय, एक देवी, राजकीय भूमि से राजस्व, बंजर भूमि। सभी को मालूम होगा। एंशिएंट इंडिया नहीं जानते, बहुत अच्छे से जाके पढ़िए, टू द पॉइंट बताया हूं भाई। आप जो है आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट एक बना हुआ है। आपको बता दूं, जो मौर्य काल के दौरान जो है राजकीय भूमि से एकत्र किए गए राजस्व को सीता के रूप में जाना जाता था। सीताध्यक्ष राजकीय भूमि के रखरखाव के लिए उत्तरदायी व्यक्ति भी था, तो इसका आंसर हो जाएगा राजकीय भूमि से क्या राजस्व। अगला प्रश्न, जेम्स अगस्टस हिक्की नामक एक आयरिश व्यक्ति द्वारा जो है भारत में शुरू किया गया पहला समाचार पत्र था, मतलब कौन था? ऑप्शन है बॉम्बे हेराल्ड, द कलकत्ता टाइम्स, बंगाल गजट, द पायनियर। चलिए आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए। इसे आपको बता दूं, जो 1780 में ईस्वी में विश्व भर में स्वतंत्र विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के रूप में जो है जेम्स अगस्टस हिक्की नामक व्यक्ति ने जो है बंगाल गजट नामक भारत में पहला मुद्रित समाचार पत्र प्रकाशित किया। यह 4 पेज का जो है एक साप्ताहिक पत्र था, जिसकी कीमत 1 रुपया था उस टाइम, जो कि 2 वर्षों तक जो है प्रकाशित किया गया था इनके द्वारा। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपको आंसर में बंगाल गजट, सी नंबर। अगला प्रश्न क्या है भाई? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है आदि ब्रह्म समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, एमजी रनाडे, तत्ववेदनी सभा, केशव चंद्र सेन, सत्यशोधक समाज, बी.आर. अम्बेडकर। इसमें भी वही बात, ई नंबर आ जाएगा भाई। कह रहा है कौन सम्मिलित नहीं है, यहाँ पे हमको दिख रहा है 2 को गलत है। ब्रह्म समाज, अब बात कर लेते हैं, ऑप्शन तो इसमें से कोई नहीं, ई होना चाहिए। बात कर लेते हैं सबके बारी बारी से। ब्रह्म समाज की बात करें,
आपको बता दूं, जो ब्रह्म समाज की स्थापना वर्ष 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। बाद में जो है 1866 में ब्रह्म समाज का वैसे तो 2 बार विभाजन हुआ है, लेकिन 1866 में जो है ब्रह्म समाज 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला देवेंद्रनाथ टैगोर के तहत जो है आदि ब्रह्म समाज बन गया, और दूसरा जो है भारतवर्षीय ब्रह्म समाज बना, जिसका नेतृत्व जो है केशव सेन ने किया था। यह हो गई ब्रह्म समाज की बात। करेक्शन। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में की गई थी, जिसका मेनली उद्देश्य यह था कि विभिन्न जातीय धर्मों के जो है धर्मों के भारतीयों को जो है कल्याणकारी कार्यों के लिए एकजुट करना। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं, आपको मालूम होगा यह चीज। तत्वबोधनी सभा की स्थापना जो है, अब बात करें तो तत्वबोधनी सभा की स्थापना वर्ष 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए किया था। तत्वबोधनी सभा से अगर बात करें सत्यशोधक समाज की, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है 1873 में ज्योतिबा फुले ने की थी, और ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी नामक एक पुस्तक भी लिखी है। तो इसका सही आंसर ई होना चाहिए। मैंने सबके बारे में आपको बता दिया, आदि ब्रह्म समाज, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, तत्वबोधनी समाज, सत्यशोधक समाज के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में रामोसी कृषक जत्था का गठन किया गया था? ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। रामोसी कृषक जत्था क्या था भाई? रामोसी कृषक जत्था का गठन जो है महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के के द्वारा किया गया था। वासुदेव बलवंत फड़के ने रामोसी जनजाति के लोगों को संगठित किया और उन्हें एक लड़ाकू सेना में बदल दिया। फड़के को गिरफ्तार कर लिया गया और आजीवन कारावास की सजा दी गई, और लेकिन ये हार नहीं माने हैं बंदा, वहां भी अंग्रेजों के विरुद्ध जो है भूख हड़ताल करते हुए जो है ये 1883 में अपना प्राण त्याग देते हैं। मृत्यु हो जाती है इसकी 1883। तो मेनली इसका आंसर जो है रामोसी कृषक जत्था का गठन जो है बलवंत फड़के द्वारा महाराष्ट्र में किया गया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, जो निम्नलिखित में से किसने राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की थी? राजतरंगिणी। ऑप्शन है अव्वैयर, कल्हन, नागार्जुन, विशाखा। सन 1148 ईस्वी में जो है कश्मीरी ब्राह्मण कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी जो है प्रारंभिक भारत का एक ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। इसे जो है संस्कृत में लिखा गया था, ये याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा आपका कल्हन। अच्छा एक बात और बता दो, यह जो है अभिलेख कश्मीर घाटी के प्राचीन शासकों के कालक्रम महाभारत काल से जयसिम्हा के शासनकाल तक, तो मतलब बात जान लीजिए, यानी 1127 से 1159 ईस्वी उनके शासनकाल के दौरान जो है पाठ की रचना की गई थी, और उन्हीं से संबंधित है ये राजतरंगिणी। और यह किसी भी व्यक्ति द्वारा लिखित एक जो है व्यापक इतिहास है, क्योंकि राजतरंगिणी में 19वीं शताब्दी ईसा पूर्व के राजाओं का वर्णन किया गया है। सोच सकते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि एक समय में पाठ ने औपनिवेशिक मिथक का खंडन करने के लिए कार्य किया था। यह पाठ जो है एक समय में औपनिवेशिक मिथक को खंडन करने के लिए कार्य किया था, और भारतीय इतिहास का कोई समझ नहीं था उस टाइम। ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय के विषय में कौन सा कथन सही है, सही नहीं है? सही नहीं है की बात है, राजा राम मोहन राय को जानना पड़ेगा भाई। ऑप्शन से पढ़ लेते हैं, पहले जान लेते हैं। राजा राम मोहन राय को 18वीं और 19वीं शताब्दी में
भारत में उल्लेखनीय सुधार कार्यों के लिए आधुनिक भारत का पुनर्जागरण का अग्रणी माना जाता है। इन्हें जो है आधुनिक भारत के जनक और बंगाल पुनर्जागरण के जनक के रूप में भी जाना जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म जो है 22 मई 1772 को एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ था। राजा राम मोहन राय स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के लिए जाने जाते थे। राजा राम मोहन राय ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और इन्होंने जो है मजे की बात है अपने पिताजी से भी रुष्ट हो गए थे। इन्होंने क्या किया, जो फारसी में मिरात उल अखबार और बंगला साप्ताहिक संवाद कौमुदी, अच्छा मिरात उल अखबार का मतलब होता है समाचार का आईना और संवाद कौमुदी का मतलब बुद्धि का चांद, ये दो समाचार पत्र भी प्रकाशित किया था। 1815 में इन्होंने राजा राम मोहन राय ने आत्मीय समाज की स्थापना करता है और आत्मीय सभा की स्थापना की और आत्मीय सभा को ब्रह्म सभा के रूप में पुनर्गठित किया गया, जो कि ब्रह्म समाज का एक पूर्ववर्ती संगठन था। ब्रह्म समाज के बारे में मैंने बताया जैसे कि आपको पिछले क्वेश्चन में। तो ये जो नए आंदोलन के प्राथमिक पहलुओं में जो है एकेश्वरवाद, धर्म ग्रंथों से स्वतंत्रता और जाति व्यवस्था का त्याग इनमें शामिल था, इनके सवाल। राजा राम मोहन राय यूके की यात्रा के दौरान जो है 27 दिसंबर 1833 को ब्रिस्टल के स्टाप्लेटोन में मेनिंजाइटिस मतलब मस्तिष्क की बीमारी, मस्तिष्क ज्वर बोलते हैं बुखार में, मस्तिष्क ज्वर से जो है उनकी मृत्यु हो गई है। तो उन्हें ब्रिस्टल में अर्नोस वेले कब्रिस्तान में दफनाया गया था। और हाल ही में जो है ब्रिटिश सरकार ने राजा राम मोहन राय की याद में जो है ब्रिस्टल में एक सड़क का नाम भी रखा है, राजा राम मोहन राय मार्ग। तो ये भी आपको ध्यान रखें। चलिए अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। राजा राम मोहन राय के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है इन्हें आधुनिक भारत के जनक और बंगाल पुनर्जागरण के जनक के रूप में भी जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है भाई। इन्होंने मिरात उल अखबार और संवाद कौमुदी, मिरात उल अखबार और संवाद कौमुदी जैसे समाचार पत्र प्रकाशित किए। बिल्कुल सही बात है, आपको मैंने बताया भी। जो मिरात उल अखबार मतलब समाचार का आईना, संवाद कौमुदी मतलब बुद्धि का चांद, दो समाचार पत्र प्रकाशित किए थे। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, बिल्कुल की। इनकी मृत्यु हैजा से हुई? नहीं भाई, मस्तिष्क ज्वर से हुई। ऑप्शन हो जाएगा कौन सा इसमें करा, कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट सवाल। वेदों की ओर लौटो का नारा जो है किसने दिया था? ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती ने, रामकृष्ण परमहंस ने, अरविंदो घोष ने। आपको बता दूं, जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, दयानंद सरस्वती। और यह जो है वैदिक शिक्षा और धर्म की वैदिक शुद्धता को पुनर्जीवित करने और वैदिक काल के पुनरुद्धार का जो है इन क्या बोल सकते हैं इसको वाक्यों से, इन फ्रेज है ना से जो है पुनरुद्धार का आह्वान किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती एक समाज सुधारक थे और पश्चिमी प्रभावों की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो उन्होंने आर्य समाज नामक पुनरुत्थानवादी संस्था की स्थापना भी करता है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम पूछा जाता है तो स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम जो है मूलशंकर था। उनके द्वारा पहली आर्य समाज इकाई औपचारिक रूप से वर्ष 1875 में बंबई में स्थापित किया गया था। बाद में इनका मुख्यालय जो है लाहौर में स्थापित किया गया। उनके विचारों की प्रसिद्ध कृति जो है द टू एक्सपोजिशन सत्यार्थ प्रकाश में प्रकाशित किया गया था। उनके सपनों का भारत एक वर्गहीन व जाति विहीन समाज, एक अखंड भारत तथा विदेशी शासन से मुक्त भारत जिसमें आर्य धर्म सभी का समान धर्म था, ऐसा था सपनों का भारत उनका। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों से प्रेरणा ली और उन्हें भारत के पाषाण युग के अचूक और हिंदू धर्म का मूल माना है।
सरस्वती जी ने जो है शास्त्रों की विशिष्ट संख्या के महत्व पर बल दिया और कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को भगवान तक पहुंचने का अधिकार है। उन्होंने बाद में हिंदू धर्म के पुराणों और अज्ञानी पुजारियों की आलोचना भी कर देता है। उनका स्पष्ट मत था कि अच्छी सरकार स्व सरकार का कोई विकल्प नहीं है। हालांकि आर्य समाज का एक राजनीतिक संस्था नहीं था, लेकिन उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था और पूछा भी जाता है। इसने सरकार में राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने का काम भी किया था। राजनीतिक संस्था नहीं था, लेकिन यह काम किया था, राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने का काम। अगला प्रश्न देखिए, और ये अंतिम प्रश्न रहेगा क्योंकि वीडियो लंबा चला जाएगा। 25-25 प्रश्न करके हम लोग देखेंगे बारी बारी से। चलिए इस प्रश्न को देखिए। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? देखिए भाई, बात तो किए ही, लेकिन फिर भी प्रश्न आ गया है तो देख लेते हैं। ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर। आपको बता दूं, हालांकि मैंने चर्चा किया ही, फिर से एक बार चर्चा कर देता हूं। जो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के बीच का पुल, आधुनिक भारत का जनक, पहला आधुनिक मनुष्य, उसके बाद युग दूत, ये सभी का सभी कहा जाता है। याद रखिएगा क्या क्या भाई, क्योंकि एक दो बार देखें, इसी चीज को रिपीट करके पूछ दिया और प्रीवियस ईयर सवाल है भाई, तो इसलिए याद रखना है। जो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के बीच का पुल, बीच का सेतु, आधुनिक भारत का जनक, पहला आधुनिक मनुष्य, युग दूत, इन नामों से इन्हें जाना जाता है। राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त कुरीतियों के विरुद्ध जो है एक आंदोलन छेड़ा था, आंदोलन शुरू किया था। उनके नवोन्मेषी और आधुनिक विचारों के कारण जो है 19वीं सदी में भारत में पुनर्जागरण या नव जागरण का उदय होता है, और इसी कारण जो है उन्हें भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।